हमारे देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए। सन 1947 15 अगस्त की सुबह हम लोगों ने बरसों की जो अंग्रेजों की गुलामी चली आ रही थी उससे, तमाम जवानों के बलिदानों से, तमाम लोगों के त्याग से, उनके परिश्रम से हम लोगों ने स्वयं को मुक्त किया। आज़ादी क्या है और आज़ादी की कीमत क्या है, ये शायद हम लोग उतना बेहतर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आज़ादी पाने के लिए प्रयास नहीं किया, बल्कि हम लोग उसका उपभोग कर रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बिना परिश्रम के मिलती है तो वो उसका मूल्यांकन सही ढंग से नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो कुछ कथाओं से, कुछ कहानियों से कि भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, अशफाक उल्लाह खान कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका जीवन क्या था, इन्होंने कौन सी नौकरी किया, कौन सा बिजनेस किया, अपने घर में कितने दिन सोए, अपने बच्चों के लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया, जब हम उनके जीवन में इन सारी चीज़ों को खोजते हैं तो मुझे लगता है कि उनका पूरा जीवन वो अपने घर परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत कामों के लिए ना होकर पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए समर्पित था। तो उनकी कहानियों को पढ़कर हम आप थोड़ा बहुत आकलन कर सकते हैं कि किस तरह भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की होगी। जब एक टाइम, दो टाइम खाना नहीं मिलता है तो हम लोगों को भूख बर्दाश्त करने योग्य नहीं रहती। लेकिन ये हमारी कल्पना से परे हो सकता है कि 2 महीने से ज़्यादा जेल में कोई इसलिए भूख हड़ताल कर रहा हो कि उसे पढ़ने के लिए अखबार मिल जाए, उसके साथ ठीक ढंग का व्यवहार किया जाए, अनावश्यक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर 2 महीने से अधिक कोई भूख हड़ताल करता है तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसने एक एक दिन और एक एक घंटे अपने बिताए। हम ये भी पढ़ते हैं कि फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। आज कोई भी मनुष्य कितना भी मन से कठोर हो, कितना भी अपने आप को सक्षम मानता हो, लेकिन मृत्यु को सामने खड़ी देखकर घबरा जाता है। मानव स्वभाव है कि मृत्यु को हम सामने देखते हैं तो घबरा जाते हैं। लेकिन इसी देश में हजारों ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। 20-22 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र वो जीवन में कुछ करने की, कुछ शुरुआत करने की होती है। जब हम मानकर चलते हैं कि कोई लड़का 20-25 साल का हो गया तो अच्छी नौकरी पा जाए, कहीं सेटल हो जाए, कोई बिजनेस कर ले, कोई रोजगार कर ले, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो अपने लाइफ को स्टार्ट कर ले, शुरू कर ले। लेकिन अपने जीवन को शुरू करने के उन क्षणों में जिसने अपने जीवन को इतिहास बना दिया, जिसने हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लिया, ऐसे 1-2 नाम अगर उंगलियों पर गिने जाएं तो वो शायद उन लोगों के साथ बेईमानी होगी जिनकी संख्या हजारों में रही है, लाखों में रही। शायद उन सभी का नाम हमको याद नहीं है, हमको शायद कभी पढ़ाया भी नहीं गया, हमको कभी बताया भी नहीं गया। बताने के लिए, पढ़ाने के लिए हमें वो चीज़ें पढ़ाई गई जो हमारे इतिहास से जुड़ी नहीं थी। मेरा ये कहना है जो यहाँ बच्चे हैं, जो यहाँ अध्यापकगण हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, उनके भीतर उतनी समझ नहीं है। उनको आप जैसे ढालेंगे, जिस रास्ते पर ले जाएंगे वो चलेंगे। कोई व्यक्ति शरीर से न महात्मा बुद्ध होता है और न ओसामा बिन लादेन। फर्क होता है तो उसके भीतर सोच का, उसके भीतर बुद्धि का। और ये भी हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो सोच और बुद्धि लेकर पैदा नहीं होता है। व्यक्ति की सोच उसके समाज, उसके संस्कार और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उसका समाज कैसा है, आसपास के लोग कैसे, उसके संस्कार कैसे, जो उसके अभिभावक हैं उसे क्या बताते हैं,
क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसकी शिक्षा दीक्षा यही तय करती है कि कौन व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या बनेगा। हर व्यक्ति के भीतर दोनों बनने की क्षमता विद्यमान है। हम लोगों ने जैसे पढ़ा होगा, जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि जब किसी छोटे से मॉलिक्यूल को हम देखते हैं, छोटे से परमाणु को हम देखते हैं, उसके भीतर की एनर्जी का हमें क्या इस्तेमाल करना है। उसे बिजली बनाने का कारखाना लगाना है, कोई पावर प्लांट लगाना है, या उससे बम बनाना है। उस परमाणु के भीतर क्षमता दोनों की, आप उसे जिस दिशा में ढालेंगे। किसी विद्यालय में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये उसी परमाणु के समान है, और विद्यालय के शिक्षकों के ऊपर, समाज के जो नेतृत्व करता है उनके ऊपर, और इन बच्चों के अभिभावकों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो तय करें कि इस बच्चे को आगे चलकर क्या बनना है। ये समाज के लिए एक पावर प्लांट बनेगा, वो पावर प्लांट शिक्षा का हो, रोजगार का हो, बिजनेस का हो, खेल का हो, किसी अन्य बड़ी चीज का हो, या फिर ये तय करेंगे कि वो आगे चलकर किसी नकारात्मक काम में, किसी निगेटिव काम में वो लिप्त होगा। हम लोग कई बार ऐसे लोगों को, चूंकि पुलिस का अपना एक जीवन है और पुलिस के जीवन में एक संयोग ये है कि अच्छे लोगों से मुलाकात कम होती है, बुरे से ज़्यादा होती है। अच्छे प्लेटफॉर्म पर हमें जाने का मौका कम मिलता है, और समाज की जो बुराई है, जो गंदगी है, शायद उसमें हमें रहने का ज़्यादा अवसर मिलता है। तो इसलिए कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि हम ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं जिनकी उम्र 18 साल है, 17 साल है, 15 साल है। उनका दोष क्या है? कोई महिला जा रही थी, उसके गले से चैन खींच लिया। कहीं बस में जा रहे थे, किसी का पॉकेट मार दिया। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। आए दिन ऐसे लोग पकड़ में आते हैं। जब उनसे बातचीत होती है, हम लोग उनसे अच्छी तरीके से पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि वास्तव में उन्हें अपने जीवन में पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। पेट है शरीर में तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो मन करेगा कि उसका कहीं से उपाय हो, कहीं से भोजन मिल जाए। अगर उसकी बुद्धि विकसित नहीं है तो भोजन पाने के लिए वो क्या करेगा? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेगा? समाज जिस तरीके से बेतहाशा भाग रहा है, हर हाथ में मोबाइल चाहिए, हर पैर में जूता चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड घड़ियाँ चाहिए। अगर चल रहे हैं तो पैदल चलने का किसी का मन नहीं है। पैदल चलने के बजाय फैशन बन गया कि हम मॉर्निंग वॉक करेंगे। मॉर्निंग वॉक नामक एक नया फैशन आ गया। ऐसा नहीं होगा कि घर में उठाकर झाड़ू और आगे पीछे पूरा सफाई करें। ऐसा नहीं होगा कि खेत में कुदाल लेकर चले जाएं और थोड़ी देर कम से कम 10 पेड़ आलू, बैगन, टमाटर के लगाकर उनकी सब्जी की खेती करें, जिससे शाम को भी 10-20 रुपये की सब्जी जो बाजार से खरीद कर लाते हैं उसकी भी बचत होगी। और सुबह ये जो मॉर्निंग वॉक का एक कथित कॉन्सेप्ट आया है, इससे भी उनकी बचत होगी। ये उन लोगों के लिए है। तो हम ये देख रहे हैं कि समाज बेतहाशा भागता चला जा रहा है। किसी के पास रुक कर सोचने की फुर्सत नहीं। आप सड़क के किनारे खड़े हो जाइएगा और माइक्रो ऑब्जर्वेशन करिएगा, तो आप देखेंगे कि कोई मोटरसाइकिल, कोई कार, कोई 4 व्हीलर, कोई टेम्पो तेजी से भागा चला जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? जब हमें अंत में चलकर मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी भागम भाग क्यों? और शायद इसी भागम भाग के कारण ही आज हम ये मान कर चलते हैं कि कोई अच्छी सी नौकरी पा गया, अच्छे से पुलिस में अधिकारी हो गया, किसी अच्छी जगह पर पोस्ट हो गया, और सुबह जब हम उठते हैं तो जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी ऑफिस भागना है। शाम होती है तो ये नहीं पता होता है शाम को कि घर कब जाएंगे, क्योंकि पता नहीं हम घर के लिए निकले, कहीं आग लग जाए, कोई घटना हो जाए, कोई मारपीट हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए।
तो हमारे पास ये जानने का समय ही नहीं है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी पत्नी क्या कर रही है, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। हाँ, बहुत अगर उन पर हमने ध्यान दिया तो फोन करके पूछिए कि स्वास्थ्य कैसा है, दवा खाया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। लेकिन क्या फोन करके पूछना इसकी भरपाई कर सकता है कि हम 2 घंटे उनके साथ बैठते, उनका हालचाल लेते, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते। लेकिन इस भागम भाग ने कि अच्छी पोस्टिंग हो जाए, एक दौड़ चल रही है कि नोएडा पोस्ट हो जाए, गाजियाबाद पोस्ट हो जाए, दिल्ली चले जाएं, बड़ा रुपया कमा लें, इतना बड़ा प्लाट ले लें, एक भागम भाग चल रही है। लेकिन उस भागम भाग में हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारा बच्चा जो पढ़ने जा रहा है वो क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। पढ़ने के लिए किसी अच्छे स्कूल की जरूरत नहीं है। इस देश का उदाहरण बहुत अच्छा है, शायद आपको विदेश में कहीं ना मिले, लेकिन इस देश में महात्मा कबीर दास हुए, जिन्होंने लिखा भी है कि मस्त कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। न हमने कागज छुआ, न हाथ में कलम पकड़ा, न ही मुझे पता है, मैंने कभी नहीं पढ़ा कि वो किसी स्कूल गए और किसी स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व या महावीर स्वामी ने कैवल्य या हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन का ज्ञान ये किसी स्कूल में प्राप्त नहीं किया। ये जीवन के संघर्षों में, तपती दोपहरी में, किसी जंगल में, किसी गुफा में, प्रकृति से लड़ते झगड़ते, धूप गर्मी बरसात को झेलते हुए प्राप्त किया। ये ठीक है कि समय की बचत के लिए जो काम हम अपने जीवन में गिरते पड़ते 10 साल में सीखते, आज विद्यालय रूपी संस्थाओं ने, अनुभवी शिक्षकों ने उस 10 साल की समय सीमा को घटाकर 1 साल कर दिया, 2 साल कर दिया। उनके द्वारा संचित ज्ञान को अब हम स्वयं कुआं खोद कर पानी पीने के बजाय ये मान कर रखिए कि हमारे लिए कुआं खोदा गया है, पानी पिलाने वाला मौजूद है, हमें पानी पी लेना। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम उस पानी को भी पीकर ठीक ढंग से बचा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आज़ादी के समृद्ध पर्व पर जब देश ने 75 साल पूरे किए तो एक बार समीक्षा की आवश्यकता है। वो समीक्षा पलट कर होनी चाहिए कि 1947 से लेकर आज तक मेरा क्या योगदान रहा, और उस योगदान में हम छोटी छोटी चीज़ें गिना सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फांसी चढ़ जाइए, तभी माना जाएगा कि देश के लिए आपने योगदान किया। आप एक बार बस अपने परिवार में मूल्यांकन कर लीजिए, अपने जीवन में मूल्यांकन कर लीजिए कि क्या आपने आज तक 10 पेड़ लगाया। अगर आपको लगता है कि आपने 10 पेड़ लगाया तो मैं मानूंगा कि आपने बड़ी देश सेवा की। एक पेड़ एक व्यक्ति के जीवन काल के लिए ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2003 में एक ऑक्सीजन ऋण की बात कही। उन्होंने कहा था जैसे हम किसी का कर्जा लेते हैं तो हमें वो कर्जा देना पड़ता है, किसी से हम रुपया उधार लेते हैं तो रुपया हमको देना पड़ता है। इसी तरीके से हम रोज जब इस प्रकृति से इन पेड़ों से सांस लेते हैं तो वो हमारे ऊपर एक कर्जा है, और वो कर्जा हमें चुकाना है। कैसे चुकाएंगे? तो वो कर्जा हम पेड़ लगाकर चुकाएंगे। हम अपने जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, बेटे के जन्मदिन पर केक काटते हैं, पूजा करते हैं, 10 अपने अर्चितों परिचितों शुभचिंतकों को बुलाते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमें प्रकृति के साथ भी सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या हमें लगा कि अगर हम अपने जन्मदिन पर, अपने मैरिज एनिवर्सरी पर, अपने बच्चे के बर्थडे पर, या हमारे परिवार में किसी का निधन हो गया तो उसकी स्मृति में हमने कोई पेड़ लगाया? या जब हम नहाने जाते हों और हमें लगता है कि नल की टूटी खुली रह गई, पानी ज़्यादा बह रहा है, हम 1 बाल्टी पानी से काम चला सकते थे लेकिन हमने 10 बाल्टी पानी बह दिया। पाइप लगाकर हमने गाड़ी धोना शुरू किया और पानी कितना सारा बह गया, कितनी बाल्टी पानी एक गाड़ी को 2 व्हीलर 4 व्हीलर धोने में बह गया, वेस्ट हो गया। वो पानी जो वेस्ट हो गया हमको दोबारा नहीं मिलेगा। जल का भंडार सीमित है। आज आपके सामने, आपकी आंखों देखी, बोतल में भर भर के 20 रुपये 25 रुपये बोतल पानी मिल रहा है, आपके सामने मिल रहा है।
आप कल्पना करिए कि जिस दिन 50 रुपये लीटर आपको खरीद कर पानी पीना पड़ेगा, उस दिन आपकी क्या स्थिति होगी। तो क्या हम इतना तो कर सकते हैं कि अगर हम देखें कि एक बाल्टी में काम चल सकता है तो एक ही बाल्टी यूज करें। नल की टूटी खुली हुई है, आप सड़क से जा रहे हैं, पानी बह रहा है, नल की टूटी खुली हुई है, तो 1 मिनट रुक कर उसे बंद कर सकते हैं कि ये हम सोच कर आगे बढ़ जाएंगे कि मेरे पीछे आएगा कोई बंद करेगा। मुझे लगता है शायद आप अपनी जिम्मेदारी से तब बचेंगे, और जो जिम्मेदारी से बचेगा वो हक मानने का अधिकार खो देगा। हकदारी उसी की होती है जो जिम्मेदारी लेना सीखता है। जिसकी जिम्मेदारी होगी उसी की हकदारी होगी। हक और जिम्मेदारी ये दोनों अलग अलग नहीं, एक साथ है। तो पहले देश के लिए जब हम जिम्मेदारी उठाना सीखेंगे तभी इस देश पर हमारा हक भी होगा, हमारा अधिकार भी होगा। और अगर हम ये नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, तो नाना प्रकार के शत्रु हमको घेर कर खड़े हैं। शत्रु हमारा केवल पाकिस्तान नहीं है, केवल चीन नहीं है कि कोई पड़ोसी हमारा शत्रु है हम मानकर बैठे, वो हमारा शत्रु नहीं है। पड़ोसी से हमें उतना खतरा नहीं है। हम इतनी ताकत रखते हैं कि कोई हमारे ऊपर टेढ़ी नजर उठाएगा तो उसका जवाब हम उसी की भाषा में उसे दे दें। और पहले भी 4 युद्ध इसके गवाह, 1947-48 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध, ये 4 युद्ध इसके ज्वलंत उदाहरण है जब हमने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसी की भाषा में उसको हमने कहा है। हमें खतरा उससे नहीं है, हमें खतरा किस चीज से है? जिस दिन हमें पीने के लिए पानी कम पड़ जाएगा, जिस दिन हमें सांस लेने के लिए हवा कम पड़ जाएगी। जरा आपका कोई परिचित गाजियाबाद में, नोएडा में, मेरठ में रहता हो तो उसे फोन करके पूछिएगा कि आप लोगों के यहाँ ठंडी के दिनों में सुबह का मौसम कैसा होता है। घर घर में पहले आरओ नहीं था, लोग कुएं से सीधे निकाल कर पानी पीते थे, नल चलाकर सीधे पानी पीते थे। फिर फैशन आया कि अब हर घर में आरओ लगे। पहले शहरों में आया और फिर धीरे धीरे देहात में भी फैल गया। अब एक नया फैशन आ रहा है, वो दिल्ली से चल चुका है। वो फैशन है एयर प्यूरीफायर का, हवा को साफ करने वाला। अब हर घर के हर कमरे में एयर प्यूरीफायर लग रहा है। एयर प्यूरीफायर का मतलब कि तभी हवा इस लायक हो पाएगी कि हम मास्क निकालकर अपने घर के कमरे में बिना मास्क के बैठ पाएंगे। आप कल्पना करिए कि अगर ये सुविधा, ये स्वतंत्रता हमारी खत्म हो गई कि हम खुली हवा में सांस लें, तो हमारा जीवन कैसा होगा। अभी एक कोरोना वायरस आया था और कोरोना का आप कभी मूल्यांकन करें, शहरों में रहने वाले लोग कोरोना से ज़्यादा प्रभावित हुए, ज़्यादा नुकसान उठाए। लेकिन गांव का व्यक्ति जो सुबह उठकर गाय भैंस का 2-4 पलड़ा गोबर भी फेंक आता था, खेत में भी चला जाता था, 2 बोझ चरी भी काट लाता था उनके लिए। हैंडपंप चलाकर कुछ नहीं तो 10 बाल्टी पानी निकालकर पेड़ों में, नादा में इधर डाल देता था। उसको न किसी व्यायाम की जरूरत पड़ी, न किसी दवाई की जरूरत पड़ी, न किसी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ी। वो महज इसलिए कि हम प्रकृति के निकट हैं। तो आज़ादी के इस अमृत पर्व पर मेरा सभी से आग्रह है कि ये अमृत केवल आज़ादी का नहीं है, ये अमृत खुली हवा में सांस लेने का है, ये अमृत जी भरकर स्वच्छ पानी पीने का है, ये अमृत इस बात का है कि हमें दाने कम ना पड़े। नाश्ता सबको चाहिए, खाना समय से सबको चाहिए, लेकिन खेत में जाने का मन किसी का नहीं, कुदाल फावड़ा उठाने का मन किसी को नहीं, लेकिन नाश्ता 8 बजे टेबल पर लग जाना चाहिए, लंच दोपहर में 1 बजे हो जाना चाहिए, डिनर रात 9 बजे हो जाना चाहिए, सब कुछ बढ़िया। लेकिन आप कल्पना करिए कि डिनर लंच में आप ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? रोटी ही खाएंगे, या थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लेंगे तो ब्रेड खा लेंगे, और मॉडिफाई कर लेंगे केक खा लेंगे, यही तो खाएंगे। लेकिन अंततः खाएंगे आप गेहूं ही। आप उसको किसी भी रूप में कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए, बॉयल कर लीजिए, तल लीजिए, कच्चा खा लीजिए, पक्का खा लीजिए, आप जो भी खाएंगे, लेकिन खाएंगे आप
गेहूँ ही, चावल ही, दाल ही, उसका कोई विकल्प नहीं है। पानी की जगह आप कभी मिट्टी तेल पी के जीवन नहीं चाहिए। चाहिए आपको एक गिलास पानी ही साफ, तभी आपकी प्यास बुझेगी। पेट भरने के लिए 2 रोटी ही चाहिए। तो कभी इस काम को छोटा मत मानिए। ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए कि हम अपने लिए 1 बीघा 10 बीघा खेत रखें जिसमें अपने खाने भर का पैदा कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना चलाई है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब यही नहीं है कि पैसे से हम रोटी खरीद लें। आत्मनिर्भरता का मतलब है हम अपने खाने के लिए अनाज पैदा करें। जब हर व्यक्ति कम से कम इतना सोच कर चलेगा तो खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। नहीं, इसी देश में 1971 में बड़ा भीषण अकाल पड़ा था और लोग खाने बिना मर गए। आपके पास मोबाइल होगा तो मोबाइल में जरा गूगल में जाके कभी सर्च करिएगा कि भारत में अकाल कब पड़ा था, जिसको हिंदी में दुर्भिक्ष भी कहते हैं। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था जिसे दुर्भिक्ष कहते हैं। तो जरा मोबाइल में जाकर सर्च करिएगा और पढ़िएगा कि दुर्भिक्ष क्या है, कब पड़ा था और क्या ये संभव था कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने बिना भूख से मर गए। तो आपको लगेगा कि शायद आज़ादी में स्वतंत्रता के अमृत पर्व मनाने के लिए हमको अपने संसाधनों की सुरक्षा की जरूरत है, अपने विचारों की सुरक्षा की जरूरत है, अपने संस्कारों की सुरक्षा की जरूरत है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हर घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। हर परिवार चाहता है कि उसके घर में बच्चे हों, लेकिन बच्चे पैदा करने के पीछे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो बच्चा हम पैदा कर रहे हैं ये आगे चलकर क्या बनेगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा अपने जीवन में, समाज के लिए क्या इसका योगदान होगा, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। और बिना तय किए अगर भेड़ बकरियों की तरह हम बच्चे पैदा करते रहे तो फिर एक दिन ये देश लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र का होगा। ये लोकतंत्र का नहीं होगा, भीड़ तंत्र का होगा। और जब भीड़ तंत्र का होगा तो जो स्थिति अफगानिस्तान की है, जो इराक की है, जो सीरिया की है, जो लीबिया की है, वही स्थिति यहाँ की भी होगी। तो आज़ादी के इस अमृत पर्व पर आप सभी लोग अपने अपने मन में ये संकल्प लें कि हमें इस आज़ादी का उपभोग कैसे करना है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे, आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। तो शायद अगली स्वतंत्रता पर जब हम आप मिलें कभी, तो हम आप देखेंगे कि हम आप एक परिवर्तन ला चुके हैं और वो परिवर्तन ही वास्तव में देश को मजबूती देगा, देश के लिए एक मिसाल कायम करेगा। इसी के साथ सभी बच्चों को, विद्यालय के स्टाफ प्रबंधन को, इन लोगों ने कर्मठता से स्वतंत्रता के पर्व पर जो ये आयोजन किया उसके लिए हार्दिक बधाई के पात्र हैं। हम विद्यालय के प्रबंधन को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि बच्चों के बीच आकर मैं कुछ बात कहूँ या तिरंगे को फहराने का एक मुझे अवसर दिया। उसके लिए विद्यालय के प्रबंधन को, विद्यालय और इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और सभी को स्वतंत्रता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।